नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में धकेलने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट पर टैक्स की खबर को लेकर निशाने पर आई सुखी सरकार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण सहित भाजपा नेताओं की आलोचना किए जाने के बाद सुखविंदर सुक्खू ने टॉयलेट पर टैक्स की बात को बताया निराधार। तिरुपति प्रसाद में कथित मिलावट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया स्वतंत्र विशेष जांच दल। सीबीआई की निगरानी में आंध्र प्रदेश पुलिस के अलावा एफएसएसएआई के भी अधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश में आर्थिक विकास के साथ साथ असमानताओं में भी आई कमी। दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। आज शाम पीएम मोदी कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गुंडागर्दी चरम पर। राज्य के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर बम से हुआ हमला। अर्जुन सिंह समेत 2 बॉडीगार्ड घायल। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम करेगी अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से होगा सामना। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप से कांग्रेस के तार जुड़े होने पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 120 दिनों में किसान हितैषी अनेक फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है। इस मिशन के गठन के बाद जो काम होंगे वे किसानों के साथ होने वाले हेरफेर को रोकने में मदद करेंगे। किसानों के लिए किए गए कल्याणकारी फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में 6 सूत्री नीति पर काम कर रही है। लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने साथ ही खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को देश के हित में बताया। साथ ही कहा कि हम आयात पर निर्भरता खत्म कर आत्मनिर्भर बनेंगे। एक बड़ा फैसला किया गया है
कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। और आइए सीधे रुख करते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का। After the recent visit of the External Affairs Minister to Maldives is testimony to the importance that India attaches to its relations with the Maldives, and the visit is expected to lend further momentum to cooperation and robust people-to-people ties between the two countries. So that was the announcement regarding the visit of the President of Maldives. Now I open the floor for questions. Okay. Huma. So I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. Just wanted to know with the situation in West Asia, is the MEA looking at repatriating Indians in case it spreads further? And what is the situation of the Indians who are already in Israel? Has anyone reached out to the embassy to be repatriated? Reza. Reza from Hindustan Times. Given that Zakir Naik is a fugitive from wanted by India and his passport has been revoked, are we aware on what documents he's traveling, and given the fact that he has even met the Pakistan Prime Minister during his visit to Islamabad, do we intend to raise this issue with Malaysia where he's based and with Pakistan? Aishi. So this is Ayushi Agarwal from ANI. A follow-up question on West Asia. If we could have the figures of how many Indian nationals do we have in Lebanon and Iran. Also, any contingency plans that we are formulating to evacuate our citizens from there. Okay. Ishi. This is Yeshi Seri from the New Indian Express. Who's going to go from India for the SEO summit in Islamabad? And also, has Dr. Jaishankar already met the Sri Lankan president? Any update on what the conversation was like? Siddharth. Hi, sir. Siddharth from Beyond. Sir, when it comes to South China Sea, the situation remains tense. We have seen skirmishes in which Vietnamese fishermen have come under attack, allegedly by the Chinese assets by their forces. Can you comment on that? Okay, we have 5 questions here. First, Huma, your question regarding the situation in West Asia. We had also issued a statement a few days back expressing our deep concern in what's happening in the region. We had said that the escalation of violence, the deterioration in the security situation is a matter of deep concern for us. And we had reiterated a call for restraint by all concerned and also protection of civilians. It is important in our opinion that this particular conflict doesn't take a wider regional dimension, and we urge that all issues be addressed through dialogue and diplomacy. On the question of repatriation, from Iran and from Israel and other countries, there are flights which are running. So as of now, people who want to leave the country, they have that option. I understand that some people had reached out, their families had reached out to our embassy. They, of course, because the flights are running, they have the option of leaving. But at this point in time, we don't have we are not encouraging people to, we don't have an evacuation flights, so to speak. If that option is already available to people. Ayushi, you had a related question. So in Lebanon, we have around 3,000 people. Most of them are based in Beirut,
in North Beirut and in North Lebanon, so which is away from where the fight is taking place, skirmishes are happening. We also have a large number of contingent in the UNIFIL, where Indian soldiers are in the blue helmet as part of the UN forces. In Iran, Ayushi, we have some 10,000 people. Now, of these 10,000 people, 5,000 people are students or residents in Iran. They are undertaking medical education or other education, as also they are there with their families. So that number would be somewhere in around 5,000 or 6,000. We also have a large contingent of seafaring community in Iran, but that's a floating population. They go there on a temporary basis and then leave the country. So that population again would be in the range of 3,000 to 4,000, 5,000. So that is the figure of Indians in Iran and as also in Lebanon. In Israel, we have something like 30,000 people who are there. Large number of them, as you know, they are caregivers, but also we've seen a lot of Indian workers have also gone to Israel recently. On the contingency plan, yes, at this point in time, we don't have, we are not, some of them did get in touch with us and we've advised them that, if you want to leave the country, the option is available because flights are running. Reza, your question regarding Zakir Naik. Yes, we have seen reports that he's being fitted in Pakistan. He has been warmly welcomed there. It is not surprising for us that an Indian fugitive, a fugitive from Indian law, justice, has received a high-level welcome in Pakistan. It is something which is disappointing, let me say, condemnable, but at the same time, as I said, it's not surprising. Now, as to what passport he went there, I am not very clear. What papers he went there, we are not very clear. But let me also remind you that when the Prime Minister of Malaysia was here, this particular issue was addressed. ये हमारे लिए कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि जाकिर नायक को, जो कि एक भगौड़े हैं, भारतीय कानून से भागे हुए हैं, उनको पाकिस्तान ने अपने से गले लगाया है, स्वागत किया है और उच्च स्तर पे स्वागत किया है। ये निराशाजनक बात तो है ही, निंदनीय भी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें इससे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। Ishi, on your question on our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. As regards his meeting with the Sri Lankan president, that meeting has happened. First in the morning, he met with his counterpart, the Sri Lankan foreign minister, and thereafter he called on the Sri Lankan president, where he conveyed the wishes of our president and our prime minister, and a deep desire to build on our strong partnership with Sri Lanka, take this partnership forward, do all that we can to strengthen our age-old friendship, relationship, and warm ties. Siddhant, on the question of South China Sea, at the policy level, you know what our stand as far as South China Sea is concerned. We stand for freedom of navigation, we stand for freedom of overflight, for unimpeded commerce. We want that all disputes in the region be resolved through peaceful dialogue, and we stand for that international rules-based order be followed based on UNCLOS, the UN laws. So that is our position, and we want to reiterate in response to your question, we want to reiterate our position once again. Pranay? Sir, Pranay Upadhyay, Amal Ujala se.
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भारत ने कई बार अपनी चिंता जताई है। इस समय दुर्गा पूजा का उत्सव पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी है, और इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई दुर्गा पूजा पंडाल जो हैं वहाँ पर जबरन वसूली से लेकर मूर्तियों को तोड़ने की घटनाएं भी हुई हैं। इसको लेकर क्या भारत ने बांग्लादेश की सरकार के साथ कोई मामला उठाया है, और इसको लेकर भारत की क्या टिप्पणी? Please. Padma Rao, freelance. I had a follow-up to Sri Lanka actually. There's an IMF delegation which happens to be in Sri Lanka at the same time. So I was wondering whether there is, since India was a guarantor for Sri Lanka at that level, whether there is any interaction plan between Foreign Minister Jaishankar and the IMF. Thank you. Please. सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल भी बांग्लादेश से है। जिस तरीके से कुछ इन्वॉइस को बुलाए गए हैं, वापस किए गए हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि भारत के साथ वो अपने संबंधों को और ज़्यादा सरल करना चाहते हैं? ठीक है, मधुरेंद्र। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल एलएसी को लेकर है कि पिछले दिनों जब डॉक्टर जयशंकर और वांगी की बातचीत हुई थी, उसके बाद ये एक माहौल बना था कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस तेजी से चलेगा। लेकिन हाल ही में इंडियन आर्मी की चीफ ने जो बयान दिया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि स्थिति तनावपूर्ण है और जब तक पूर्ववर्ती स्थिति बहाल नहीं होती तब तक हम ऑपरेशनल रेडी रहेंगे। तो क्या डिप्लोमेटिक चैनल में जो बातचीत हो रही है वो ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं हो पा रही? क्या वस्तुस्थिति है? ठीक है, ब्रह्म प्रकाश। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है, बांग्लादेश में हाल ही में कुछ तस्वीरें आई हैं कि नवदुर्गा शुरू होते ही वहाँ जो है मूर्तियाँ हैं दुर्गा की, वो तोड़ी गई हैं। उसको लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों ने त्यौहार मनाना भी बंद कर दिया, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं डर से। थैंक यू। ओके, फर्स्ट प्रणय और ब्रह्म, आपका दोनों का सवाल एक ही है या एक जैसा है। जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, हम लोगों ने कई एक दफ़ा और हमारे यहाँ से उच्च स्तर पे भी हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और हम चाहते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ की सरकार हमारे जो माइनॉरिटीज़ वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। जहाँ तक दुर्गा पूजा दशहरा का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि इन प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। हम लोग चाहेंगे कि दुर्गा पूजा का जो संदेश है वो बहुत एक सुखद संदेश होता है, और ऐसे मौके पर हम सभी लोगों को जो दुर्गा पूजा मनाते हैं उनको हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष शुभकामनाएं देना चाहेंगे। यहाँ पर दूसरे अन्य देशों में, दुनिया के हर कोने कोने में ये त्यौहार सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। यही हमारी चाह है और हम सब के लिए यही चाहते हैं। साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो बात कही है कि माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा ज़रूरी है, तो उसी में निहित है जो हमारी बात दुर्गा पूजा दशहरा की बात है, वो भी उसमें निहित है। Padma, your question regarding IMF delegation, I'm not aware if our minister is meeting the IMF delegation. If we have that interaction, we'll surely let you know what transpired, what was the discussion. But as I understand, our external affairs minister met the foreign minister, and thereafter he's met the president of Sri Lanka. He called on him. कृष्ण मोहन जी, देखिए, किसी भी देश में कोई राजदूत हो उस देश का, उस राजदूत, हम लोग भी जाते हैं बाहर में, वो तो हमारे सरकार के ऊपर होता है। तो वैसे ही बांग्लादेश के सरकार के ऊपर ही है कि वो किसको राजदूत भेजे, किसको हाई कमिश्नर बनाए, वो उनका अपना मामला है। हमने भी देखा है कि कई रिपोर्ट देखी है कि कुछ राजदूत उन्होंने अपने आप का स्थानांतरण किया है, उनको वापस बुलाया है। ये उनका अपना निजी मामला है। मधुरेंद्र, आपका सवाल भारत चीन को लेके है। देखिए, जहाँ तक जो भी भारत और चीन के बीच में जो बातचीत चल रही है बॉर्डर को लेके,
सीमावर्ती इलाकों को लेके, वहाँ पर शांति बहाल करने को लेके, उसके बारे में हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहे हैं कि हमारी क्या बातचीत चल रही है, हम क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। WCC, खासकर WMCC मैकेनिज़्म है, उसके तहत हमारे विदेश मंत्री ने इस बात पे भी अपनी बात रखी। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में जब उनकी वहाँ पर एक गोष्ठी हुई थी, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने रखा था अपनी बात। तो जहाँ तक भारत और चीन का सवाल है, मैं कहूँगा रिश्तों का सवाल है, और जो चल रहा है सीमावर्ती इलाके को लेकर जो बातचीत चल रही है, वो उसको आप जो हम लोगों ने अभी तक कहा है और जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, उसी को, वही स्थिति है हमारी अभी दोनों देशों के बीच की रिश्तों की। उससे ज़्यादा मेरे पास अभी आज आप लोग से शेयर करने के लिए, आपसे साझा करने के लिए मेरे पास और चीज़ें नहीं हैं। प्रकाश जी, आपका भी सवाल मैंने जवाब दे दिया। प्रणय का सवाल और आपका सवाल जवाब दोनों का एक ही था। आगे बढ़ें प्लीज़। या This is Avinash from the Asahi Shimbun. So Japan's Prime Minister Mr. Shigeru Ishiba has talked about Asian version of NATO. So what does India think about it? What is... Sudhi? So thank you, Shudhi Ranjan from Bloomberg, sir. On the foreign minister's visit to Sri Lanka, can you give us an understanding whether the foreign minister discussed the Indian projects in Sri Lanka, because we understand that those are under review, and if so, what is the kind of response we've got? And also on Sri Lanka, sir, we heard the foreign minister during the elections talk about the Kachitibu Islands and India's sovereignty. Was it raised with the new government in Sri Lanka? Enjoy. So on the 15th of September, in the morning, there were 2 ground commanders' conferences between Indian forces and the Chinese forces. One in the Vasundhara Gap and the other also close by. Now, there were, between the 13th and 16th, there were 4 other meetings, not just in Ladakh, but also in Sikkim and Arunachal. Now, if you could kindly tell us what happened at the meetings, and if these meetings are part of a larger plan. Okay. Suhasini. This is Suhasini Heather from The Hindu. To begin with, your announcement that it would be External Affairs Minister Jaishankar leading the delegation for the SCO Heads of Government meeting in Islamabad. I just wanted to ask if External Affairs Minister will have any bilateral meetings, particularly with his Pakistani counterpart. The second question is really about what you said on Mr. Zakir Naik being in Pakistan. Earlier, when we had asked about whether the issue was raised with the Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim during his visit to India, we hadn't actually got a confirmation. So thank you for telling us that it had been raised specifically. Could you tell us at what level, what sort of level you have taken up the concerns about Mr. Naik's visit to Pakistan, particularly as it seems to coincide with Mr. Anwar Ibrahim's visit in Pakistan as well? And just the last clarification, the MEA press release says that Mr. Muiz is coming on October the 6th, whereas you said October 7th. So I just wanted to confirm what date his arrival is. Okay. सर, मैं विशाल पांडे हूँ ABP न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए भारत कोई प्रयास कर सकता है? क्योंकि जो आर्थिक हालात है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, कच्चे तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान को लेकर, SCO को लेकर जो आपने अनाउंसमेंट की है, क्या विदेश मंत्री का दौरा भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच कुछ सुधार लाने के प्रयास के तौर पे देखा जाए?
आप इस वक्त देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल यहाँ पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे और मालदीव के राष्ट्रपति के भारत दौरे से जुड़ी तमाम जानकारी इस वक्त उन्होंने साझा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त जो वेस्ट एशिया की जो स्थिति है, ऐसे में तमाम जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं या वहाँ पर हैं, उनके लिए जो ज़रूरी एडवाइजरी है वो जारी की गई है। अगर वो इजराइल, ईरान या लेबनान को अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए इस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो निकल सकते हैं। साथ ही और भी जुड़े मुद्दों पर इस वक्त वो यहाँ पर तस्वीर साफ करते हुए नजर आए। समाचारों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप मामले में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी पहले से करप्शन के लिए जानी जाती थी, वो अब कोकीन के लिए जानी जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जहां मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, वहीं कांग्रेस भारत के युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में धकेल रही है। एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है और वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, इन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में जो ड्रग्स का जखीरा मिला है, उसके तार सीधे कांग्रेस के नेता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।